रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू का करवा चौथ। कुली वाला कुली वाला कुली वाला। लाइए भाई साहब, मैं उठा लेता हूं सामान। ठीक है, ये लो। लो भाई साहब, आ गए आपकी टैक्सी तक। पूरे 50 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। कुली वाला सामान उठवा लो। कुली वाला। आनंद रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था, जिससे वो दिन के 300 से 400 रुपए कमा लेता था और उसी से ही अपना गुजारा चलाता था। आनंद के परिवार में उसकी पत्नी शोभा और उसके 3 छोटे बेटे मोहन, मनीष और अनुज थे। अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो आज? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आएगी क्यों नहीं, करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसी के लिए मिठाई बना रही थी जी। वो मैं कह रही थी कि पिछले साल आपने जो मुझे करवा चौथ पर पीली साड़ी दिलाई थी ना, सभी को वो साड़ी बहुत पसंद आई थी। इस बार भी आप मुझे वैसे ही साड़ी दिलाना। इस बार तो मेरी कमाई ही ढंग से नहीं हो पाई। न जाने इस बार मैं शोभा को करवा चौथ के लिए साड़ी कैसे दिलाऊंगा। मुश्किल से 1 हफ्ता रह गया है करवा चौथ में। अरे आप किन ख्यालातों में खो गए? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था इस बार तुम्हारे लिए कौन सी रंग की साड़ी लेकर आऊं। अपनी पत्नी को साड़ी दिलाने के लिए आनंद कुली के काम के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर लोगों के जूते पॉलिश भी करता है और दिन रात मेहनत करके वो इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है कि वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद सके। आनंद उन पैसों को लेकर दुकान पर जाता है और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और उसके साथ साथ करवा चौथ का सामान भी, जिसके बाद आनंद सारा सामान लेकर अपने घर आता है। ये देखो शोभा, मैं तुम्हारे लिए इस बार ये लाल रंग की साड़ी लेकर आया हूँ। तुम पर यह रंग खूब खिलता है। अरे वाह, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है इस बार भी सबसे अच्छी साड़ी मेरी ही होगी। शोभा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक आनंद के दिल में दर्द होने लगता है और वो अपनी छाती पकड़ के बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। शोभा जब तक पानी लेकर आती है तब तक आनंद इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से आनंद की मौत हो जाती है। करवा चौथ के दिन ही शोभा विधवा हो जाती है। हे करवा माता, करवा चौथ के दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और आज के दिन ही तुमने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग क्या सड़क पर आ जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शोभा को अपने पति की मौत का गम तो था, लेकिन अपने बच्चों को देखकर शोभा ये सब भूलकर घरों में काम करना शुरू कर देती है, जिससे मिलने वाले पैसों से शोभा अपना और अपने तीनों बच्चों का खर्च चलाती है। लेकिन इतने कम पैसों में घर का खर्च चलाना शोभा के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। अरे आज तुम तीनों इतनी जल्दी आ गए? अभी तो तुम तीनों की छुट्टी में समय है ना? माँ, 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। टीचर ने कहा है अब जब तुम तीनों की फीस आएगी तभी तुम स्कूल में आ पाओगे। अपने बच्चों की बात सुन और घर के हालातों को देखकर शोभा अपने गांव के सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, आप जानते ही हैं इनके गुजर जाने के बाद में किन हालातों से गुजर रही हूँ मैं। घरों में काम करके मुझे मेरे घर का खर्चा और बच्चों की स्कूल फीस भरनी पड़ती है, लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि ये सब मैं आराम से कर सकूं। इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसों के बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे उस छोटे से घर के अलावा क्या ही है? एक काम करो, तुम इस पेपर पर अंगूठा लगा दो। जब तक तुम मेरे पैसे लौटा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा घर मेरे पास गिरवी रहेगा। सरपंच जी, मेरे पास उस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस साल जो इलेक्शन होंगे मैं उसमें आपको ही वोट दूंगी। शोभा की बात सुनकर सरपंच मान जाता है और उसे पैसे दे देता है, लेकिन सरपंच एक चालाक किस्म का आदमी होता है, जिसके चलते वो धोखे से शोभा के अंगूठे का निशान पेपर पर ले लेता है और उसका घर अपने नाम करवा लेता है। शोभा उन पैसों को अपने घर लेकर आती है और अपने घर के हालातों को ठीक करती है और घर में काम करके धीरे धीरे सरपंच के पैसे चुकाने लगती है। और अब शोभा बूढ़ी और उसके तीनों बेटे जवान हो जाते हैं। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो,
अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हाँ माँ, वो तो है। अब आप जल्दी से अनुज भैया की शादी करवा दो। अनुज, तूने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है या मैं ही ढूंढूं? माँ, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अनुज की बात सुन शोभा बहुत खुश होती है और अपने ही गांव की रहने वाली रोशनी से अनुज का रिश्ता तय कर देती है। हर माँ की ख्वाहिश की तरह शोभा की भी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हो, इसलिए वो फिर से एक बार सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, मेरे बेटे अनुज की शादी है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। मैं आपके पैसे समय से चुका दूंगी। अरे ठीक है, ये लो पैसे, लेकिन समय से चुका देना। शोभा उन पैसों को घर ले आती है और शादी की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच शोभा से बदला लेने की फिराक में बैठा होता है, क्योंकि कुछ साल पहले हुए चुनाव में शोभा ने सरपंच को वोट नहीं दिया था। समय गुजरता है और रोशनी अनुज की शादी हो जाती है। सारा परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और इन 4 महीने बाद सरपंच शोभा के घर पर आता है। अरे सरपंच जी, इस महीने का ब्याज तो मैंने आपको दे दिया था, फिर आप यहाँ कैसे? मुझे मेरे सारे पैसे कल तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। सरपंच के चिल्लाने की आवाज सुनकर शोभा के बेटे और उसकी बहू वहाँ आ जाते हैं। माँ, ये सरपंच जी किन पैसों की बात कर रहे हैं? आपने क्या इनसे पैसे उधार लिए थे? मैं उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे उधार लिए थे। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो शाम होने तक मुझे ये घर खाली चाहिए। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शोभा कहती है, बेटा, हर माँ की तरह मैं भी अपने बेटे की शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सरपंच मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा, वरना मैं उससे कभी पैसे नहीं लेती। सभी लोग शोभा को माफ तो कर देते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण उन्हें अपना घर खाली करना पड़ता है और वो सभी रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। बहू मन में सोचती है, लगता है मुझे अपना पहला करवा चौथ इस रेलवे स्टेशन पर ही मनाना पड़ेगा। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम सभी लोगों को इस रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। शोभा की बहू रोशनी रेलवे स्टेशन पर ही करवा चौथ का व्रत रखती है और चांद निकलने के बाद रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है, जिसे देखकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन रोशनी सबको नजरअंदाज करती है और अपना व्रत पूरा करती है। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर एक चाय की छोटी सी दुकान खोल लें। उससे मिलने वाले पैसों से हम अपना गुजारा भी चलाएंगे और धीरे धीरे पैसों को जमा करके हम लोग अपना घर भी सरपंच से वापस ले लेंगे। बहुत अच्छी तरकीब है बहू तेरी, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर चाय की दुकान चलाते हैं और उससे मिलने वाले पैसों से घर का गुजारा और साथ ही साथ धीरे धीरे पैसों को जमा करते हैं। और वहीं शोभा के तीनों बेटे भी मजदूरी का काम करके पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद कुछ महीनों की मेहनत से जमा किए पैसों से वो लोग अपना घर सरपंच से वापस ले लेते हैं और खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। भुक्कड़ सास बहू का करवा चौथ। हे राम, क्या करूं मैं इस लड़की का? पूरे बिस्तर पर खाने पीने की चीजें फैला रखी हैं। अरे और लड़कियों के बिस्तर पर कपड़े, मेकअप का सामान, किताबें, फोन रहता है, लेकिन मेरी लड़की के बिस्तर पर तो 24 घंटे सिर्फ खाने पीने का सामान रहता है। आधे घंटे पहले ही तूने खाना खाया है और अब उसके बाद ये सब खा रही है। तेरा पेट है या कुआं? कभी कभी तो लगता है कि मैंने कोई लड़की नहीं बल्कि खबीस को जन्म दिया है जो 24 घंटे खाती ही रहती है। क्या माँ, आप भी ना जब देखो मुझे खाने के लिए टोकती रहती हो। अब भूख लगती है तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रही हूँ आप भी आओ और ये बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज ट्राई करो। कसम से आप भी इसकी फैन हो जाओगी। तुझे समझाने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। तू ही खा ये सब,
मुझे तो डर लगता है तेरी शादी के बाद बेचारी तेरी सास का क्या हाल होगा। वो तो तेरे लिए खाना बना बना कर ही थक जाएगी। तेरे दहेज में मुझे पैसे और सामान की जगह राशन और शेफ देने होंगे, वरना तू तो अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देगी। अदीरा बचपन से ही एक भुक्कड़ किस्म की लड़की होती है जो 24 घंटे लगातार खा सकती थी, जिसके चलते अदीरा की माँ जमुना काफी कहती थी ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अदीरा के लिए एक रिश्ता आता है। और बहन जी, ये लड्डू तो बड़े बढ़िया मंगवाए हैं आपने, खाते ही मजा आ गया। मेरा बस चले तो मैं पूरी की पूरी प्लेट ही खा जाऊं। और ये गर्मा गर्म समोसे खाने में आहा, ये तो खाने में सुहागा हो गया। अगर ऐसा खाना रोज रोज मिले तो मैं तो भाई अपने बेटे का रिश्ता देखने जाऊं। आप भी बड़ी मजाकिया हैं बहन जी। रिश्ता देखने आई अनुराधा झटपट से सारा का सारा नाश्ता खत्म कर देती है, जिसे देखकर जमुना को बड़ी हैरानी होती है। अरे बहन जी, ये समोसे तो खत्म हो गए, जरा एक प्लेट समोसे और मंगवा दीजिए। मुझे तो आपके यहाँ के समोसे बहुत ही पसंद आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, समोसे मंगवाने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठी हूँ। जब से आई है तब से भुक्कड़ों की तरह खाई जा रही है। पता नहीं कि रिश्ता देखने आई है या खाने के लिए। जी बहन जी, अभी लाती हूँ। भाग्यवान, हम लड़की देखने आए हैं, ना कि खाने के लिए। खाना बंद करो और रिश्ते के बारे में बात करो। जी, आपके समोसे और लड्डू तो इतने स्वादिष्ट है कि मैं जिस काम के लिए आई थी वही करना भूल गई। आपकी बेटी अधीरा हमें बहुत पसंद आई और ये रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम बड़े अच्छे से करवाइएगा। वो क्या है ना, हमारे खानदान वाले खाने के बहुत शौकीन हैं। बहन जी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, खाने में और शादी में कोई भी कमी नहीं आएगी। कुछ ही महीनों में अधीरा की शादी अनुराधा के बेटे नीरज से हो जाती है। बाहू, तू यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म है। सारी औरतें अभी आती होंगी। अबे यार, ये क्या मुसीबत है। एक तो अपनी शादी में मुझे ढंग से खाने को मिला नहीं। सोचा था घर पहुंच कर खाऊंगी, लेकिन यहाँ अभी रस्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 2 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। क्या खाऊं क्या खाऊं। एक तो घूंघट में कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अधीरा मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी अचानक अधीरा को अपने पास में रखी एक लड्डू की प्लेट दिखाई देती है। अधीरा ना इधर देखती है ना उधर, और चुपके से 4-5 लड्डू उठाकर अपनी गोद में रखकर घूंघट में छुपकर खाने लगती है। और जैसे ही कोई मुंह दिखाई के लिए औरत अधीरा का घूंघट ऊपर करती तो अधीरा अपने मुंह में लड्डू छुपा लेती, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही अधीरा की शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही अधीरा अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन भूख भी लग रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अधीरा चुपके से प्लेट उठाती है और अपनी पहली रसोई का खाना खुद ही खाने लगती है। थोड़े के चक्कर में अधीरा अपना बनाया हुआ पूरा खाना चट कर जाती है कि तभी वहां अधीरा की सास अनुराधा आ जाती है। ये क्या बहू, तूने सारा खाना खा लिया? इतना सारा खाना तू अकेले खा लेती है क्या? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। भूख लग रही थी इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं थोड़ी देर में ही दोबारा से खाना बना दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी बहू भी बिल्कुल मेरी तरह खाने वाली है। एक काम कर, खाना छोड़, हम दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और मजे से खाएंगे। खाना बनने में समय तो लगता ही है। दोनों ही सास बहू को एक दूसरे के खाने के बारे में जानकर बड़ी खुशी मिलती है, जिसके बाद अधीरा बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है और दोनों सास बहू मिलकर पूरा खाना चट कर जाती हैं। अपनी अपनी पत्नियों के इतना खाना खाता देख कि नीरज और शेखर हमेशा परेशान रहते थे। अनुराधा, पहले तो घर में सिर्फ तुम ही थी जो भुक्कड़ों की तरह खाना खाती थी, लेकिन जब से बहू आई है तब से तो मानो आधे से ज्यादा पैसे तो घर के राशन में ही चले जाते हैं। अभी 10 दिन पहले ही घर का राशन भरवाया था और देखो आज राशन खत्म हो गया। तुम दोनों अपने खाने पर कंट्रोल रखो, इतना खाना खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे आप भी ना, इंसान कमाता क्यों है कि वो खा सके। हमारे पास कौन से पैसों की कमी है। मैं तो कह रही हूँ आप दोनों भी हमारी तरह खाना शुरू कर दो। देखो तो जरा अपना शरीर कैसे हड्डियों की तरह, हमारा देखो हट्टा कट्टा। पिताजी और नीरज जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है इंसान का जन्म सिर्फ खाने के लिए हुआ है।
अनुराधा और अधीरा की बात सुनकर नीरज शेखर अपना सर पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि इन दोनों को बोलना और भैंस के सामने बीन बजाना एक बराबर है। ऐसे ही समय गुजरता है और सास बहू का खाना दिन पर दिन बढ़ता रहता है। ऐसे ही करवा चौथ का दिन आ जाता है। बहू जल्दी जल्दी खा ले, वरना शाम तक खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। सीधा चांद निकलने के बाद ही हम कुछ खा पाएंगे। हाँ माँ जी, जब भी तो जल्दी जल्दी खा रही हूँ, आप भी जल्दी जल्दी खा लीजिए, अभी तो बहुत सारी चीज खानी बाकी रह गई है। दोनों सास बहू अपनी सरगी में वो कड़ों की तरह खाना खाना शुरू कर देती हैं और पेट भर कर खाना खाकर सो जाती हैं। करवा चौथ के दिन दोनों सास बहू तैयार होकर कथा सुनने की जगह बल्कि पूरा दिन सिर्फ खाना बनाने की तैयारी में लगी रहती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और चांद के निकलते ही दोनों सास बहू अपने पति की पूजा कर खाना खाने के लिए भाग जाती है। ना ही तो वो अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं और ना ही उनके पैर छूती हैं। ये सब देखकर नीरज और शेखर को काफी बुरा लगता है। अपनी पत्नियों को ऐसी हरकतें करते देख दोनों बाप बेटे निराश होकर सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं कि तभी दोनों का अचानक सीढ़ियों पर से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर अनुराधा और अधीरा भागी भागी जाती हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। देखिए, उनकी काफी सीरियस कंडीशन है। आप लोग बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उन दोनों को होश आ जाए। ये हमारी वजह से हुआ है। हमें करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत का ना अपमान नहीं करना चाहिए था और पूरा दिन खाने के इंतजार में बैठे रहे। व्रत खोलने के बाद हमने अपने पति के पैर तक नहीं छुए और खाना खाने के लिए भाग गए कि हाँ, सब हमारे ही कर्मों का फल है जो उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अनुराधा और अधीरा रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके कुछ घंटों बाद नीरज और शेखर को होश आ जाता है, जिसके बाद दोनों पत्नियां अपने पतियों के पास भागी भागी जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, काश हम आपकी बात पहले ही मान लेते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। हमारे कर्मों का फल आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज के बाद हम अपनी भुक्कड़ों वाली आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। अपनी पत्नियों को अपनी गलती का एहसास होता देख वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब दोनों सास बहू भुक्कड़ जैसे खाना खाना छोड़ देती हैं और हमेशा कम और हेल्दी खाना खाती हैं। और फिर अगले साल दोनों सास बहू करवा चौथ का फास्ट पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं।